हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है, हाल ही में जो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ है, सारे क्वेश्चंस जून वाले एग्ज़ाम से लिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आगे की अगर कोई भी क्लास आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आज की ये क्लास से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल्स वुड हैव अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे? मेजरमेंट स्केल्स से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया है इन चारों स्केल्स में से, ये चारों ही मेजरमेंट स्केल्स हैं आपके रिसर्च के, तो इसमें कौन सा वेरिएबल होगा जिसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट प्रेजेंट होता है? नॉमिनल होगा जिसको हम कहते हैं नामिक पैमाना, ऑर्डिनल या फिर इंटरवल या फिर रेशो। किस स्केल में हमारा ट्रू ज़ीरो पॉइंट प्रेजेंट होता है? तो मैंने आपको मेजरमेंट स्केल्स की एक सेपरेट क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया था कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन चारों मेजरमेंट स्केल्स के बीच और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉमिनल की क्या होती हैं, ऑर्डिनल की क्या होती हैं। तो हमने उसमें समझा था कि जो हाईएस्ट लेवल का स्केल होता है जिसे हम कहते हैं रेशो स्केल, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा एब्सोल्यूट ट्रू ज़ीरो पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में आपके 4 स्केल्स आते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड वन इज इंटरवल एंड फोर्थ वन होता है हमारा रेशो। अगर आपसे इनका सीक्वेंस पूछा जाता है लोअर टू हायर ऑर्डर तो आपको बताना है नो आई आर, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नो आई आर से आप लोग याद रख सकते हो। और अगर आपसे ये पूछा जाता है हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर, अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको इस दिशा में चलना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा आपका रेशो, देन इंटरवल, देन ऑर्डिनल और उसके बाद आएगा नॉमिनल। तो लोअर टू अगर हायर पूछते हैं तो आप ये नो आई आर से याद रख सकते हो। आप लोग हमेशा याद रखना कि एग्जाम में लोअर टू हायर पूछा गया है या हायर टू लोअर पूछा गया है। एक चीज़ तो हुई ये। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड, सबसे पहला तो ये कि जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है वो फर्स्ट स्केल होता है। उसके बाद जो ऑर्डिनल स्केल होता है तो ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे ही इसके बाद जो इंटरवल स्केल आता है तो इंटरवल स्केल में हमारे ऑर्डिनल एंड नॉमिनल दोनों स्केल्स की क्वालिटीज़ होती हैं। और लास्ट में जो हमारा रेशो स्केल आता है इसके अंदर इंटरवल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल तीनों स्केल्स की क्वालिटीज़ होती हैं हमारे रेशो स्केल में। और रेशो स्केल ही होता है जिसमें हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो अब जो हमारा नॉमिनल स्केल है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आइटम्स को कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे कि जेंडर को अगर हम कैटेगराइज करें तो एक होगा मेल, एक होगा फीमेल और एक हम अदर्स कर सकते हैं या एक ट्रांसजेंडर कर सकते हैं। उस तरीके से हम जेंडर को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो नॉमिनल स्केल होता है उसमें सिर्फ हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं चीज़ों को। इसको आप क्या कह सकते हो, क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो या कैटेगराइजेशन भी कह सकते हो। सेकंड होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हम चीज़ों को कैटेगराइज करने के साथ साथ, उनको नाम देने के साथ साथ, उनको क्या करते हैं, हम एक रैंक ऑर्डर भी देते हैं, यानी कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोवेस्ट, उस तरीके से एक ऑर्डर भी दिया जाता है। जैसे कि इनकम की अगर बात करें तो किसी की जो है बहुत कम इनकम है, किसी की बीच की इनकम है, किसी की बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक ऑर्डर होता है। तो जो हमारी इनकम होगी या हमारी एज होगी वो किसका पार्ट होगी? ऑर्डिनल स्केल का। थर्ड वन होता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हमारे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल दोनों स्केल्स की क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए इसमें हम चीज़ों को कैटेगराइज भी करते हैं। इसमें रैंक ऑर्डर भी होता है, यानी कि एक ऑर्डर में भी अरेंज होती हैं सारी चीज़ें। और उसके साथ ही जो चीज़ें होती हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बीच आपस में इक्वल इंटरवल होता है। उसके बाद आता है रेशो स्केल, जिसमें इन तीनों स्केल्स की क्वालिटीज़ होती हैं, उसके साथ ही जो ज़ीरो है, ज़ीरो पॉइंट प्रेजेंट होता है। ये हो गया इसकी ऊपर ऊपर की नॉलेज। और मैंने डिटेल में इसको अलग क्लास में समझाया था। अगर आप लोग डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो आप लोग मेजरमेंट स्केल्स की क्लास देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है,
रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो उस तरीके से रिलेटेड हैं कि वन ऑफ देम इज ट्रू, अगर एक ट्रू है तो अदर मस्ट बी फॉल्स, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा 100%। इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स, जबकि दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ए, ई, आई एंड ओ। जो हमारा ए एंड ई होता है ये आपस में होते हैं कॉन्ट्रेरी, और ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते लेकिन आपस में फॉल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स, एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो। ए का केस कहाँ पर है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑल एडल्ट्स आर फार साइटेड। और ई यानी नो, नो का केस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, नो एडल्ट्स आर फार साइटेड। तो बी एंड सी कहाँ पर है, हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है, और ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चंस अच्छे से समझाए हैं, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। Which of the following statements is equivalent to the following statement all philosophers are non-conservatives? यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, all philosophers are non-conservatives। अब आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इसका इक्विवेलेंट कौन सा ऑप्शन होगा। तो इक्विवेलेंट से खास तौर से जून 2023 एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आपका पेपर 2 कोई भी है, लेकिन पेपर 1 में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, किस टॉपिक से, इक्विवेलेंट वाले टॉपिक से। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, जिसको हमने एक अलग सेपरेट क्लास में डिस्कस किया था। ऑब्वर्जन में हम क्या करते हैं, जो हमारी ये ऑल है, ठीक है, जो ऑल है उसकी जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, उसकी हम पहले क्वालिटी चेंज करते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये ऑल हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो इसको हम पहले यूनिवर्सल निगेटिव कर देंगे नो। अगर आपको इतना भी पता है तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है सिर्फ नो। उसके बाद ये जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव्स है ये हमारा प्रेडिकेट है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इसको आप, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए इसके आगे नॉन लगाया गया है, इसको हटा दीजिए और सिर्फ यहाँ पर कंजर्वेटिव्स कर दीजिए, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है, देखो सेकंड ऑप्शन में ही हो रहा है कि हमें ऑल का किया हमने नो, और कंजर्वेटिव से पहले जो नॉन था उसको हमने हटा दिया, इसीलिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। साइंटिफिक रिसर्च इज, आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से साइंटिफिक रिसर्च की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नीचे आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। डेटा ड्राइविन, क्या साइंटिफिक रिसर्च डेटा ड्राइविन होती है। रेप्लिकेबल, क्या रेप्लिकेबिलिटी होती है साइंटिफिक रिसर्च में। वेरीफिएबल होती है रिसर्च या फिर नहीं, या फिर सब्जेक्टिव होती है। तो साइंटिफिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि डेटा ड्राइविन बिल्कुल होती है, बिकॉज हम डेटा को एनालिसिस करके, डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम किसी थ्योरी पर पहुंचते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये डेटा ड्राइविन भी होती है। इसमें रेप्लिकेबिलिटी भी होती है, क्योंकि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। ये वेरीफिएबल भी होती है, क्योंकि हम डेटा के थ्रू चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, डेटा के एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो वेरीफिएबल भी होगी, बट इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होता तो हमारे ये चारों ऑप्शन सही हो जाते, बट ऑब्जेक्टिविटी ना लिखकर इन्होंने लिखा है सब्जेक्टिविटी, इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ वो कट जाएगा। और डी ऑप्शन अगर हमारा कटेगा तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी, और आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक ही ऑप्शन के कटने से आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑनलाइन सर्वेज आर वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर लिखा गया है कि जो ऑनलाइन सर्वे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि इंटरनेट जो यूज़र हैं, जो इंटरनेट यूज़र हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा अनबायस्ड सैम्पल होते हैं किसी भी पॉपुलेशन का। क्या ऐसा होता है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज वन दैट इज सिंपली अवेलेबल टू द रिसर्चर बाय
वर्चू ऑफ इट्स एसेसिबिलिटी। यानी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, जो कि सिंपली अवेलेबल होती है रिसर्चर के लिए, ठीक है, आसानी से उस तक पहुँच बना सकता है रिसर्चर, वो होती है हमारी कन्वीनियंस सैम्पल, जिसमें आसानी से जो रिसर्चर है उससे अपना डेटा कलेक्ट कर सकता है। सुविधा अनुसार प्रतिदर्श वो प्रतिदर्श है जो उसकी सुलभता की विशेषता के कारण शोधकर्ता को सरलता से उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में होता है जो रिसर्चर है वो उस सैंपल को सेलेक्ट करता है जिससे वो आसानी से अपना डेटा कलेक्ट कर सके। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑनलाइन सर्वे हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, और उसका रीज़न क्या लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन जो यूज़र होते हैं, इंटरनेट जो यूज़र होते हैं, वो हमेशा अनबायस्ड होते हैं। तो देखो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो हमेशा अनबायस्ड होंगे, ये स्टेटमेंट गलत है, और स्टेटमेंट 1 हो जाएगा हमारा रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। कहाँ पर लिख रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट, और आप आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। No one has shown that Mars was not created by the aliens, therefore Mars is actually created by the aliens. किसी ने भी आज तक ये प्रूव नहीं किया है कि मार्स एलियन ने नहीं क्रिएट किया, और इसीलिए मार्स जो है एक्चुअली में एलियंस के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हमने इस स्टेटमेंट में क्या गलती की, क्योंकि गलती या त्रुटि को ही हम फैलेसी कहते हैं, तो हमें ये बताना है कि इस स्टेटमेंट में हमने कौन सी फैलेसी क्रिएट की। रेड हेरिंग फैलेसी, हेस्टी जनरलाइजेशन, अपील टू इग्नोरेंस, या फिर बैगिंग द क्वेश्चन। तो देखो सारी फैलेसी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी की आपको क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप एक एक फैलेसी को अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो कोई भी इंसान ये प्रूव नहीं कर सकता कि मार्स एलियन ने नहीं बनाया, इसलिए हम कंक्लूजन दे देते हैं कि मार्स एलियन ने बनाया है। तो यहाँ पर हम इग्नोर कर रहे हैं सच्चाई को, और इसीलिए जहाँ पर भी इग्नोर वाली बात आएगी वो होगा आपका आंसर सही वाला, अपील टू इग्नोरेंस। जैसे कि हम कह देते हैं कि कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि गॉड नहीं है, और इसीलिए हम कंक्लूजन देते हैं कि गॉड है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, इसका आंसर भी क्या होगा आपका, अपील टू इग्नोरेंस, क्योंकि आप सच्चाई को इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपील टू इग्नोरेंस। नेक्स्ट, which of the following statements is logically equivalent to the statement all philosophers are realist? तो देखो मैंने आपसे कहा था इक्विवेलेंसी वाले, इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका ख़राब ना हो, गलत ना हो। ऑल फिलोसफर्स आर रियलिस्ट, इसका आपको इक्विवेलेंट बताना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने ऑल से ही अपना आंसर निकाल लिया था, ऑल का कर दिया था हमने नो, बट यहाँ पर देखो चारों ऑप्शंस में इन्होंने नो दिया है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हमें पता है हमें क्या करना है, ऑल की क्वालिटी जो यूनिवर्सल पॉजिटिव था हमने उसको यूनिवर्सल निगेटिव बना दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रियलिस्ट है, रियलिस्ट को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करके हम क्या करेंगे, रियलिस्ट से पहले नॉन लगा देंगे। और हमारा कहाँ पर है ये ऑप्शन, नो रियलिस्ट आर नॉन, नो फिलोसफर्स आर नॉन रियलिस्ट। देखो कहाँ पर लिख रहा है, नो फिलोसफर्स आर नॉन रियलिस्ट, ऑप्शन 1 में लिख रहा है। ऑल का हमने कर दिया नो, और रियलिस्ट से हमने पहले लगा दिया नॉन, यानी इसको हमने कर दिया कॉन्ट्राडिक्ट, और आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है ऑब्वर्जन और कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। ये भी हम बहुत बार समझ चुके हैं कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या होता है। तो देखो सबसे पहले कभी भी कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर सब कॉन्ट्रेरी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम वही अपना ड्रॉ कर लेंगे, ए ई आई एंड ओ। अब यहाँ पर कहा गया है कि कॉन्ट्रेरी कौन कौन से होंगे, तो देखो ए और ओ होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, ई एंड आई होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, ए एंड ई होते हैं आपस में कॉन्ट्रेरी। कौन से होते हैं, ए और ई। ए क्या होता है हमारा ऑल, ई क्या होता है हमारा नो। अब हम देखेंगे इसमें ऑल कहाँ पर है, ये रहा, नो कहाँ पर है, ये। क्या ए और सी है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ए एंड सी ओनली। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ये तो आप लोगों को बहुत इजी लगना चाहिए अब इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि हम बार बार देख चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। अगला क्वेश्चन है,
वेरिएशंस इन टाइम सीरीज डेटा वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ। अगर आप टाइम सीरीज यानी कि आप डेटा के टाइम सीरीज को शो कर रहे हो, उसकी वेरिएशन को शो कर रहे हो, तो वो आप लाइन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, पाई चार्ट, बार चार्ट या फिर स्कैटर प्लॉट के द्वारा आप रिप्रेजेंट करोगे टाइम सीरीज को। अगर वेरिएशन हो रहा है टाइम में तो आपको किस चार्ट के थ्रू आप रिप्रेजेंट करोगे? तो इसका आपका सही आंसर होगा लाइन चार्ट, क्योंकि लाइन चार्ट में हम टाइम का वेरिएशन बताते हैं कि टाइम टू टाइम किस तरीके से हमारा डेटा में वेरिएशन आ रहा है। इसको आप इससे अच्छे से समझ सकते हो। ए लाइन चार्ट इज ए टाइप ऑफ चार्ट यूज टू शो इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस ओवर टाइम। लाइन चार्ट का यूज ही इसलिए होता है ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को शो किया जा सके जो कि टाइम के साथ चेंज होती रहती है। लाइन चार्ट्स आर क्रिएटेड बाय प्लॉटिंग अ सीरीज ऑफ सेवरल पॉइंट्स एंड कनेक्टिंग देम विद अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये अलग अलग पॉइंट थे और हमने इसको लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लाइन चार्ट। नीचे क्या लिख रहा है? मंथ्स यानी कि टाइम, और ये क्या लिख रहा है? नंबर ऑफ हाउसेस सोल्ड। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये क्या है? नंबर ऑफ हाउसेस जो सोल्ड हुए। और जनवरी में कितने सोल्ड हुए? ये लिख रहा है 50। फरवरी में कितने हुए? 30। तो इस तरीके से आप टाइम के अकॉर्डिंग अगर वेरिएशन हो रहा है डेटा में, उसको आप लाइन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। Among the following types of sampling techniques, which one is also known as judgmental sampling? जो हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग है उसको हम क्या और कह सकते हैं? कोटा सैम्पलिंग होता है जजमेंटल सैम्पलिंग का दूसरा नाम, कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग होता है। तो हमने अपनी सैम्पलिंग के टाइप्स वाली क्लास में समझा था, जो हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग होता है उसका दूसरा नाम होता है हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग। कोटा नहीं होगा, कन्वीनियंस नहीं होगा, क्लस्टर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। और आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अभी हाल ही में जो पीएचडी एंट्रेंस हुआ है उसमें एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या होगा। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का हमेशा याद रखना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का दूसरा नाम होता है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। ये चीज़ आप लोग याद रखना, आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन क्या कहता है? देखो, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, असर्शन और रीजन क्या दोनों सही बात कह रहे हैं या फिर सही बात नहीं कह रहे हैं? पहले तो आप ये देखिए कि दोनों ट्रू हो सकते हैं या नहीं, और उसके बाद ये देखिए कि जो रीजन है वो सच में असर्शन का रीजन है या नहीं। ये होता है तरीका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। असर्शन क्या कहता है? सर्वेस कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट हैव विटनेस्ड अ ह्यूज ग्रोथ सिंस द लेट 1990। यानी 1990 के दशक के उत्तरार्ध से इंटरनेट पर संचालित सर्वेक्षणों में भारी वृद्धि हुई है। सही बात है कि अब जो है इंटरनेट बेस्ड सर्वे ज़्यादा होते हैं पहले के अकॉर्डिंग। इसका रीज़न क्या दिया गया है? इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपको याद हो तो अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वहाँ पर भी क्वेश्चन था, यही लैंग्वेज यूज हुई थी लेकिन वो क्वेश्चन अलग था। यहाँ पर भी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर क्या है? असर्शन रीजन का है। लास्ट क्या था? वो शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड है। तो आपको पता है कि जो हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं उनको हम हमेशा अनबायस्ड नहीं मान सकते, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था। तो हमारा असर्शन हो जाएगा सही और रीजन हो जाएगा गलत, और आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। A is correct but R is not correct. The reference section of a research article is written in APA style. Arrange the information pertaining to A. आपको APA स्टाइल का यूज़ करके इन चारों को सीक्वेंस से लगाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है पेज नंबर, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद नेम ऑफ ऑथर एंड टाइटल ऑफ द आर्टिकल। तो देखो, APA स्टाइल जो APA है उसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको APA की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब APA स्टाइल में हम सबसे पहले लिखते हैं ऑथर का नेम, क्योंकि मेन होता है ऑथर। तो हमारा सबसे पहले आएगा C, तो 1 वाला हमारा कट हो जाएगा और 3 कट हो जाएगा। सिर्फ 2 ऑप्शन में हमारे स्टार्टिंग में C आ रहा है। अब C के बाद A आएगा या B आएगा? C के बाद A आएगा या B आएगा? तो देखो, पहले हम ऑथर का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिकेशन, किस ईयर में पब्लिश हुआ।
तो सी के बाद आएगा हमारा बी और उसके बाद आता है हमारा टाइटल, जो भी आर्टिकल का टाइटल है, और सबसे लास्ट में हम देते हैं पेज नंबर। इसलिए आपका जो सही सीक्वेंस बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। अब इसको आप समझ लीजिए, एपी स्टाइल अगर आर्टिकल के लिए आपको लिखना है तो सबसे पहले आप ऑथर का नाम लिखोगे फर्स्ट, उसके बाद आप पब्लिकेशन का ईयर लिखोगे यानी डेट लिखोगे, उसके बाद आप आर्टिकल का टाइटल लिखोगे, जो भी आर्टिकल है जिस भी नाम का टाइटल है वो लिखोगे आप। उसके बाद जिस जर्नल में आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ उसका नाम लिखोगे आप। उसके बाद आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम बताओगे, वॉल्यूम के बाद ये इशू होता है ये बताओगे, उसके बाद आप पेजेस बताओगे। पूछा क्या था हमसे, ऑथर, डेट, आर्टिकल का टाइटल और पेजेस, और देखो पेजेस सबसे लास्ट में आ रहा है, इसलिए वहाँ पर हमारा सही आंसर क्या था। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ रिसर्चर डिवाइड्स द एंटायर पॉपुलेशन इन सेक्शंस इट इज कॉल्ड एज। अगर एक रिसर्चर अपनी एंटायर पॉपुलेशन को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करता है तो उसको आप क्या कहोगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहोगे, क्लस्टर सैम्पलिंग कहोगे, कन्वीनियंस कहोगे या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहोगे। क्या हो रहा है, एंटायर पॉपुलेशन को सेक्शंस में डिवाइड किया जा रहा है। तो देखो जो हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है उसमें तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम फर्स्ट जो सैम्पल है वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से चूज़ करते हैं। जैसे हमने अगर फर्स्ट सेलेक्ट किया उसके बाद हम 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे, इस तरीके से एक सिस्टमैटिक बेस से चलते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम जो है रिसर्चर जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने सैंपल को चुनता है, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी नहीं होगा। क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें क्या होगा, तो देखो जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है वो जब हमारा जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजिनस होती है तब हमारी यूज़ होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम पूरी पॉपुलेशन के कुछ सेक्शंस बना लेते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमें अगर पूरी इंडिया पर स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, उस इंडिया के जो स्टेट्स हैं, इंडिया को उसके स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे, उसके स्टेट्स यानी कि सेक्शंस में हमने डिवाइड कर दिया, और यही हमारी क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। और आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, क्लस्टर सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट all plants are green organism is given as false, then which of the following statements could be immediately inferred to be true। अगर ये all वाला जो केस है, all plants are green organism, इसको क्या बताया गया है, false, यानी ए को बताया गया है हमारा false। यही वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम पहले। ए को क्या बताया गया है, ए को बताया गया है false, और उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा होगा ट्रू। तो देखो अगर हमारा ए फॉल्स है तो आपको पता है ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अगर ए फॉल्स है तो जो ओ है हमारा वो क्या हो जाएगा, ट्रू। ओ क्या होता है हमारा, सम नॉट। सम नॉट कहाँ पर है, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन ऑर्गेनिज्म, और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डी ओनली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो बोथ मे बी फॉल्स। अब देखो ये भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से लिया गया क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और एक लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये दो टॉपिक तो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ पर कहा गया है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट होंगे जो इस तरीके से रिलेटेड हैं कि जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट साथ में फॉल्स हो सकते हैं। और हमें अच्छे से पता है AEIO वाला रिलेशन क्या होता है। जो AEI है इसमें जो A और E होते हैं ये होते हैं आपस में कॉन्ट्रेरी, जो कि कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन साथ में फॉल्स हो सकते हैं। A होता है हमारा ऑल, E होता है हमारा नो, और इसलिए हमारा जो A और B है वो हो जाएगा सही, और A और B कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि A और E कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये सारे ही जून 2023 के अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान से देखना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो रिसर्च से है। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेजरिज्म, सिमिलैरिटी ऑफ 42% रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म। मैंने प्लेजरिज्म के लेवल्स आपको बताए थे कि किस तरीके से होते हैं।
तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि अगर 42% के सिमिलर अगर प्लेजरिज्म हो रहा है, तो वो आप लेवल 1 कहोगे उसको, या लेवल 0 कहोगे, या 2 कहोगे, या लेवल 3 कहोगे। तो हमने देखा था कि 40% से 60% अगर प्लेजरिज्म हो रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम लेवल 3 कैटेगरी में रखते हैं। और इसलिए यहाँ पर आपका सही लेवल 2 कैटेगरी में रखते हैं, और इसलिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, इसको आप ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि अभी भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि 2023 जून में पूछा गया है। जो लेवल 0 प्लेजरिज्म होता है, उसमें होती है सिमिलैरिटी अप टू 10%। 10% तक अगर प्लेजरिज्म है तो उसको हम लेवल 0 कहते हैं। बट अगर 10 से 40% तक हो रहा है तो उसको हम लेवल 1 कहेंगे। 40 से 60% तक है परसेंटेज, तो उसको हम लेवल 2 कहेंगे। और अगर 60% तक है तो उसको हम कहेंगे लेवल 3। और लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? 42%। तो 42% हमारा लेवल 2 में आएगा, क्योंकि 40 टू 60% हमारा होता है लेवल 2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च से ही है। इंटरनल रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज। जो इंटरनल रिलायबिलिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्कोर्स measured ओवर टाइम प्रोड्यूस अ वेरिएंस ऑफ लेस देन 50%। क्या ये सही होगा? अगला है, द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मीजर टेकन एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, या फिर द आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल्स स्कोर्स, या फिर द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू अचीव मीन ऑफ 0 एंड वेरिएंस ऑफ 1। इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए, सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना स्कोर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा नहीं होता है इंटरनल रिलायबिलिटी। द आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल्स स्कोर, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल के स्कोर अगर आप देखोगे तो वो भी नहीं होगा। इंटरनल रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इंटरनल रिलायबिलिटी का मतलब होता है, रिलायबल किसे कहते हैं? रिलायबिलिटी होता क्या है? जिसमें हम कंसिस्टेंसी को फॉलो किया जाता है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? जिसमें कंसिस्टेंसी को फॉलो किया जाता है। अगर एक बार टेस्ट लिया, उसके बाद जो रिजल्ट आया, आप कुछ दिन बाद अगर टेस्ट लेते हो और उसके बाद सेम रिजल्ट कंसिस्टेंटली रिपीट होता है, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। तो वहाँ पर हम 2 टेस्ट लेते हैं, ठीक है? उसमें हम रिपीट करते हैं टेस्ट को। तो 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम होता है हमारा रिलायबिलिटी का कीवर्ड, कि 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेज़र करते हैं चीज़ों को, और उसमें कंसिस्टेंसी को अगर फॉलो किया जा रहा है तो वो होता है हमारा रिलायबिलिटी। तो बाकी के ऑप्शंस तो खुद ही कट जाएंगे, क्योंकि वेरिएंस से रिलेटेड नहीं है हमारा। और इसमें जो है ये है कि ओवर प्रोड्यूस अ वेरिएंस, ये वेरिएंस एनोवा का कॉन्सेप्ट भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों ऑप्शंस कट जाएंगे। और यहाँ इंडिविजुअल स्कोर की बात हो रही है। हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है? 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम और कंसिस्टेंसी, ये हमारा रिलायबिलिटी का कीवर्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। When a sampled individual is observed over a predetermined period of time in structured observation, it is called। जब किसी प्रतिदर्शित व्यक्ति का प्रेक्षण संरचित प्रेक्षण की पूर्व निर्धारित समयावधि में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? देखो क्या लिख रहा है, सैम्पल्ड इंडिविजुअल, जिसको आपने एज अ सैंपल लिया, उसको ऑब्जर्व किया जाता है ओवर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपने पहले से ही डिटरमाइन कर लिया है कि इतने टाइम तक उसको ऑब्जर्व करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑब्जर्व करना है। तो उसको आप ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग कहोगे, रैंडम सैम्पलिंग कहोगे, पर्पसिव सैम्पलिंग कहोगे, या फोकस सैम्पलिंग कहोगे। तो देखो, ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप सिर्फ नॉर्मली करते हो। रैंडम सैम्पलिंग की भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है, रैंडमली आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि पहले से ही डिटरमाइन कर लिया है अपना टाइम। पर्पसिव सैम्पलिंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर्पस की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर पहले से टाइम डिसाइड किया गया है, इंडिविजुअल डिसाइड किया गया है, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक फोकस्ड वे में काम हो रहा है। और सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका फोकस सैम्पलिंग। A conceptual hypothesis is drawn from the implication of, यानी कि आप जो हाइपोथेसिस ड्रॉन करते हो वो किसके थ्रू करते हो? आप जो हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो आप टेंटेटिव सॉल्यूशन देखते हो, जो कि परमानेंट नहीं होता है, उसी को तो हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आप किस बेस पर बनाते हो? प्रेडिक्शन का बेस पर बनाते हो,
थ्योरीज के बेस पर बनाते हो, स्प्यूरियस रिलेशन के बेस पर, या फिर टाइम ऑर्डर के बेस पर। तो देखो हाइपोथेसिस का कोई भी रिलेशन टाइम ऑर्डर से नहीं है। स्प्यूरियस रिलेशन ये तो निगेटिव है स्टेटमेंट, थ्योरी या फिर प्रेडिक्शन। तो देखो जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान के बेस पर, प्रेडिक्शन के बेस पर नहीं बना सकते। रिसर्च एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड प्रोसेस होता है, उसमें आप हाइपोथेसिस बनाते हो रिसर्च करने के बाद। हाइपोथेसिस बनाने से पहले से भी आपको लिटरेचर का रिव्यू करना होता है, थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को पढ़ना होता है, उसके बाद ही तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखोगे। तो सबसे पहले आप थ्योरीज को, लिटरेचर रिव्यू को करोगे, उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हो। सिर्फ प्रेडिक्शन के बेस पर आप हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। तो दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते थे, प्रेडिक्शन और थ्योरी, लेकिन सही आंसर हो जाएगा थ्योरी, क्योंकि सिर्फ प्रेडिक्शन के बेस पर हाइपोथेसिस नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखो ये क्वेश्चन भी आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट से पूछा गया है, लेकिन लास्ट क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट हमें दिया गया था, उस स्टेटमेंट को देखकर हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना था। बट यहाँ पर सीधा पूछा गया है कि इन चारों में से कौन कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, और ऑप्शंस भी हमारे 2 से ज़्यादा दिए गए हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो हमने ऑब्वर्जन और कन्वर्जन का रूल देखा था उसी को अप्लाई करना है। तो देखो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर आ रहा है नो। हमने क्या करना था, जो हमारा नो है अगर वो निगेटिव है तो उसको हमें पॉजिटिव करना है, और अगर कोई पॉजिटिव है, ऑल है, तो उसको हमें नेगेटिव बनाना है। अब यहाँ पर लिख रहा है नो, अगर हम नो को चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑल। अब ऑल है 2 में, ठीक है। दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन थी हमारी कि सबसे पहले तो हम निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद जो हमारा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्या है यहाँ पर, मैमल्स, उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। मैमल्स का हम क्या कर देंगे, नॉन मैमल्स, ठीक है। तो नो का ऑल हो रहा है हमारे ऑप्शन 3 में, और मैमल्स का नॉन मैमल्स भी हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो ए और सी तो हो जाएंगे इक्विवेलेंट, ए और सी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ए और सी नहीं है इन चारों ऑप्शंस में। अब और हम देख लेते हैं कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये लिख रहा है ऑल ए आर बी। कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना करते हैं, प्रेडिकेट को बना देते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बना देते हैं प्रेडिकेट। हम क्या कर देते हैं, ऑल बी आर ए, ये होता है हमारा कन्वर्जन, ठीक है। और वर्जन के लिए तो हमें मिल गया ए और सी। अब कन्वर्जन में देखो, नो का नो ऐसे ही रहा ऑप्शन नंबर 4 में, एम्फीबियंस और मैमल्स इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया। जैसे हमने बी और ए को इंटरचेंज किया था ना, ऐसे ही मैमल्स को यहाँ रख दिया गया, एम्फीबियंस को यहाँ कर दिया गया। तो जो सी वाला है उसमें तो हो रहा है ऑब्वर्जन, और डी वाले में हो रहा है कन्वर्जन। तो हमारा ए, सी और डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। ए, सी और डी ये तीनों हो जाएंगे हमारे लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर आपने लॉजिकली इक्विवेलेंट में ऑब्वर्जन, कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन अच्छे से समझा है तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाता। अगला क्वेश्चन, इन सर्वे बेस्ड रिसर्च इन सोशल साइंसेज व्हेन यू डिसाइड टू टेल पार्टिसिपेंट्स समथिंग फॉल्स अबाउट द पर्पस ऑफ द रिसर्च यू आर यूजिंग। यानी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस रिसर्च में अगर आप शोध के प्रयोजन के बारे में प्रतिभागियों को, यानी कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको आप कुछ गलत बताने का निर्णय लेते हैं, आप कुछ गलत बताते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव डिसेप्शन, डीहॉक्सिंग, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या फिर सेंसिटाइजेशन। तो देखो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कोई बात नहीं बन रही, यहाँ पर हम कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, सेंसिटाइजेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और झांसे में नहीं रखना ये भी नहीं है, क्योंकि हम झांसे में तो रख रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं उनको। तो ये हमारा कहलाता है एक्टिव डिसेप्शन, यानी कि हमने कपटता की, और सक्रिय कपटता की, जानबूझकर हम गलती कर रहे हैं, जानबूझकर हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे कपटता। और कैसी, एक्टिव डिसेप्शन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, द एप्रोप्रिएटनेस, मीनिंगफुलनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द स्पेसिफिक इन्फ्रेंस मेड फ्रॉम द मीजर्स इज कॉल्ड। यहाँ पर ये लिखा गया है कि एप्रोप्रिएट है कोई चीज़, मीनिंगफुल बता रही है, यूजफुलनेस बता रही है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको आप क्या कहोगे, पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी कहोगे, इंटररेटर रिलायबिलिटी कहोगे, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहोगे, या फिर वैलिडिटी कहोगे। तो देखो रिलायबिलिटी के ये टाइप्स हैं, उसके साथ साथ दिया गया है यहाँ पर वैलिडिटी। ये सारे रिलायबिलिटी के टाइप्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने समझे थे। पैरेलल क्या होता है, इंटररेटर क्या होता है, टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने अभी समझाया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप बस इतना समझिए कि कोई भी चीज़
ठीक है, अगर एप्रोप्रिएट तरीके से किसी चीज़ को मेज़र कर रही है, मीनिंगफुल तरीके से और वो यूज़फुल है पूरी तरीके से, तो वो चीज़ डिफ़ाइन करती है हमारी वैलिडिटी को। जैसे कि हमने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्लासेस में वेइंग मशीन का एग्जाम्पल लिया था कि वेइंग मशीन अगर प्रॉपर वेट बता रही है, एप्रोप्रिएट तरीके से वेट बता रही है, मीनिंगफुल है वो हमारे लिए, यूज़फुल है वेइंग मशीन, तो उसमें वैलिडिटी होगी क्योंकि हमें एग्जैक्ट वो हमारा वेट बता रही है। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे वैलिडिटी से रिलेटेड हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर रिलायबिलिटी ना होकर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वैलिडिटी। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी टू विन द लॉटरी, आई एम ऑल्सो अ लिटिल वरीड, द लास्ट टाइम आई हैड वॉन अ लॉटरी माई पॉकेट वाज पिक्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव आर्ग्यूमेंट। देखो, यद्यपि मैं लॉटरी जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन थोड़ा टेंशन में भी हूँ। पिछली बार मैंने जब लॉटरी जीती थी तो अगली सुबह मेरी जेब काट ली गई थी। तो इसमें आपने कौन सी फैलेसी कमिट की? पोस्ट होक फैलेसी, हेस्टी जनरलाइजेशन, रेड हेरिंग फैलेसी या फिर फॉल्स अल्टरनेटिव। देखो, यहाँ पर लॉटरी जीती वो खुश है, लेकिन उसको टेंशन ये है कि लास्ट टाइम मैंने ये जीती थी तो मेरे साथ ये हुआ था। तो अगर आप किसी पहले वाली घटना को दूसरी घटना का कारण मान लेते हो जबकि वो नहीं होता है, तो वहाँ पर आप एक फैलेसी, एक त्रुटि क्रिएट करते हो, जिसको हम कहते हैं पोस्ट होक फैलेसी, जिसका जो कीवर्ड होता है वो होता है आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि ये घटना इस घटना के बाद हुई, इसीलिए हम मान लेते हैं कि ये घटना इस वजह से हुई क्योंकि हमारे साथ पहली घटना हुई थी। यानी पहली घटना को दूसरी घटना का हम कारण मान लेते हैं, कॉज मान लेते हैं, और उसी को हम कहते हैं पोस्ट होक फैलेसी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर 1, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, पोस्ट होक फैलेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखो, आज मैंने सारे क्वेश्चंस जो उठाए हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं, बिकॉज ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको फिर से बताना है इन स्टेटमेंट को देखकर के कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। ऑब्वर्जन, कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन को आपको याद रखना है। तो देखो, ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, नो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर एरोप्लेन्स, all non-polluting vehicles are non-aeroplanes and no aeroplanes are non-polluting vehicles। इसमें सिर्फ आपको या तो 2 होंगे आपके या फिर 3 होंगे। अब आपको सही आंसर बताना है। तो देखो, अगर हम पहले वाले को देखते हैं, all aeroplanes are polluting vehicles, all का अगर नो हो रहा है कहीं पर और उसके साथ हमारा प्रेडिकेट है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो हमारा एक तो हो जाएगा ये। जैसे देखो, ये ऑल है, इसको यहाँ पर कर दिया गया नो, क्वालिटी चेंज कर दी गई, और जो हमारा पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है इसको हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना है और ये कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहा है, तो ए और डी तो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सी भी होगा। सी क्यों होगा? ऑल नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर नॉन एरोप्लेन्स। ये जो है ए और डी, ये तो हुआ ऑब्वर्जन, लेकिन जो सी है यहाँ पर हो रहा है कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है कि पोजीशन भी चेंज होती हैं, उसके साथ साथ जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। मैं भी यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो गई कि देखो, ये ए और डी हम चूज़ कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर ओवर्जन हो रहा है, लेकिन हमने ऑप्शन नंबर सी नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर कॉन्ट्रापोजिशन भी हो रहा है। कॉन्ट्रापोजिशन में सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दिया जाता है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है। जैसे एरोप्लेन्स का कर दिया गया नॉन एरोप्लेन्स और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स का कर दिया गया नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। तो इतना आपको याद रखना है। और जो हमारा कन्वर्जन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं, बट उनकी पोजीशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर है ए, सी एंड डी ओनली। ये है, इसको आप देख सकते हो, हमने कन्वर्जन ऑब्वर्जन में समझा था कि ऑब्वर्जन में हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं प्रेडिक्ट को, यानी कि जो प्रेडिक्ट है हमारा, जो प्रेडिकेट है उसको हम शुरू में उसके नॉन लगा देंगे और जो क्वालिटी है हमारी उसे अपोजिट कर देंगे। अगर ऑल है तो उसको नो कर देंगे और अगर सम वाला केस है तो उसको हम सम नॉट बना देते हैं। ऐसे हम क्वालिटी चेंज करते हैं और जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, पी का नॉन पी, इस तरीके से। कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देते हैं, सिर्फ इतना करते हैं हम कन्वर्जन में। और कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करते हैं,
कॉन्ट्रापोजिशन में हम करते हैं एक्सचेंज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे इसमें देखो ऑल एस आर पी, ये था हमारा स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमारा ऑल तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने क्वालिटी चेंज नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहले एक्सचेंज करना है। पी को लिख दिया यहाँ पर, एस को लिख दिया यहाँ पर और दोनों को स्टार्टिंग में कर दिया नॉन। ये होता है हमारा कॉन्ट्रापोजिशन। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, अगर इसको ट्रू बताया गया है, ऑल वाले केस को क्या बताया गया है, ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। अगर ये ट्रू है तो कौन सा ट्रू होगा इसके साथ साथ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे ए ई आई एंड ओ। हमने क्या देखा था कि ये और ये होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, ई और आई होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, ए और ई होते हैं कॉन्ट्रेरी, आई और ओ होते हैं सब कॉन्ट्रेरी, एंड ए और आई एंड ई एंड ओ का रिलेशन होता है हमारा सबएल्टर्न का। और इसमें क्या होता है कि ट्रूथ होता है डाउनवर्ड, अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारा ट्रूथ होगा, यानी कि ए अगर हमारा ट्रू है तो आई जो है वो भी हमारा ट्रू होगा। अब यहाँ पर देखो ए को ही ट्रू बताया गया है तो हमारा आई वाला भी ट्रू होगा। आई क्या होता है, सम। सम वाला केस कहाँ पर है, सम एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। सम नोट नहीं करना है, ध्यान रखना, ये नहीं करना है, सम वाला करना है, क्योंकि ट्रूथ होता है डाउनवर्ड, फॉल्स होता है अपवर्ड, ये आपको लाइन याद रखनी है। तो हमारा जो सम वाला केस है वो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ए ट्रू है तो नीचे वाला जो है आई वो भी ट्रू होगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 2, सम एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था, तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही होगा। सम कार्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, सम कार्स आर नॉट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ऑल कार्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, या फिर नो कार्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। इसमें आपको बताना है कि ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते, बट साथ में ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं हो सकते, बट साथ में ट्रू हो सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है या आपको टफ लगता है तो एक बार आप लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की क्लास ज़रूर देखना जाकर, आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज का ये क्लास थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हों, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना वीडियो को। और मिलते हैं जल्द ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आगे की क्लासेस में हम प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।